ज़मनी इंतखाबात, सियासी बिसात, हवा का रुख क्या? महंगाई, मुश्किल फैसले, क्या पीटीआई के वोट बैंक पर असरअंदाज? कराची वोटर टर्नआउट कम, तहरीक इंसाफ की पोजीशन मुस्तहकम। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। मुल्क के सियासी माहौल के ऊपर बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हालिया जो इस पर गुज़िश्ता कुछ दिन की हुकूमत है, इसके फैसले क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने वोट बैंक को मुतासिर कर पाए हैं मनफी अंदाज में, या इस वक्त मुस्बत अंदाज में उनके वोट बैंक पर यह किस तरह से असरअंदाज हुए? ये सवाल इसलिए भी पूछ रहे हैं कि हालिया दिनों ज़मनी इंतखाबात देखे ज़मनी इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब के कुछ शहरों में खैर पख्तूनख्वा की 1-2 सीटों पर मुश्किलात का सामना हुआ। अगर कराची शहर की बात करें तो इस शहर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी सीट्स रिटेन करने का तो उन्होंने यकीनी तौर पर उसको रिटेन किया NA 243 की सीट को, लेकिन पाकिस्तान यहां पर जो वोटर टर्नआउट था उसमें एक कमी आती हुई हमें नजर आई। और अगले जो इंतखाबात होने जा रहे हैं NA 247 में, उसको भी हम जेरे बहस लाएंगे और ओवरऑल मजमूई तौर पर कारकर्दगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अवाम की नजर में कैसी रही है, ये सवाल ही बुनियादी उठाएंगे। लेकिन इससे पहले कि प्रोग्राम बाकायदा स्टार्ट करें और बाकायदा पैनल को अपने इंट्रोड्यूस कराएं, क्योंकि पाकिस्तान इंसाफ के अपने ही रुकन जो असेंबली जो इंतखाब लड़ रहे थे हुमायूं अख्तर साहब, उनकी तरफ से NA 131 साद रफीक वाले हल्के के हवाले से एक स्टेटमेंट सामने आई थी। एक टॉक शो में वो थे बीपर पर, और वहां उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि किस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई, जो उनके मुताबिक रीजन हो सकता है। तो उसी से स्टार्ट करते हैं, उनकी अपनी जबानी के वो क्या समझते हैं कि टर्नआउट कम क्यों हुआ या रिजल्ट्स नेगेटिव क्यों आए। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। बुनियादी तौर पे मैं समझता हूं कि जब इलेक्शन आखिरी दिन कैंपेन खत्म हुई है तो हम तो बहुत पॉजिटिव थे, क्योंकि हम साद रफीक पीक आउट पहले कर चुके थे, नीचे जा रहे थे, हम ऊपर हमारा ग्राफ जा रहा था। लेकिन बहुत बड़ी तादाद में एक खामोश वोटर निकला है महंगाई के खिलाफ मेरी नजर में, और वो वोटर बल्कि हमारा तो फिर भी हम बच गए, 9,000 का फर्क 9,500 का पड़ा। आपने देखा है कि इस्लामाबाद में 50,000 की लीड 10,000 रह गई, कराची में 70,000 की लीड 15,000 रह गई, अटक में तो अजीबोगरीब 1 लाख से ऊपर चला गया, बन्नू हम हार गए। ये जो रिएक्शन हुआ है, मैं बड़ा क्लियर हूं, जो मुझे हल्के से फीडबैक मिल रहा है, ये महंगाई पे हुआ है जी। एक बड़ी भरपूर महंगाई है, ये कोई टेक्निकल चीजें हुई हैं, कोई एरियाज। तो क्या वाकई जमीनी सूरत हाल यही है? लोग जो है इस पर तंग आ रहे हैं या इस पर नाला हो रहे हैं? महंगाई, CNG प्राइसेस, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस, गैस प्राइसेस, IMF, ये सारे फैसले, फिर सियासत पे इसका असर क्या होगा, ये सारे सवाल पूछते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकन कौमी असेंबली जवेरिया आहिर साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामाबाद स्टूडियोज में ज्वाइन कर रही हैं। अली रजा आबदी साहब कराची स्टूडियोज में सियासी रहनुमा हैं, कराची से मुंतखब होते रहे, MQM के साबका रहनुमा है, हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची में, शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। आसिफ हसनैन साहब पाक सदीन पार्टी के सदर है कराची डिवीजन के, आपका शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया, रिसेंटली कंटेस्ट भी किया आपने NA 243 से, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। पहले अली रजा आबदी साहब, अगर आपसे पूछता चलूं कि क्या वाकई में ये तासुर दुरुस्त है, गलत है? क्या टर्नआउट पे कमी कराची के 243 में आपने उसको एनालाइज किस तरह किया? व्हाट वाज द रीजन आपकी नजर में, क्या था? मैं समझता हूं कि जो वोटर निकला है PTI का इस दफा, यही वोटर इनके पास एक्चुअल था। वैसे तो ये होता है कि नॉर्मली बाई इलेक्शंस में थोड़ा बहुत वोटर टर्नआउट कम होता है, लेकिन जो 25 तारीख को जो इलेक्शंस हुए थे, अगर उससे आप पैमाना या उससे कंपेयर करते हैं तो बहुत सारे इससे पहले बाई इलेक्शंस कराची में हुए हैं जिसमें जनरल इलेक्शंस के आसपास भी वोट्स डले। पंजाब में भी अगर आप देखें तो जनरल इलेक्शन के जैसे ही वोट्स डल रहे होते हैं, तो कराची में तो इनका यही वोट बैंक था। बाकी तो जो मैनेज किया गया था वो मैनेज किया गया था। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का ऑन दी अदर हैंड रिड्यूस हुआ है, क्योंकि उसका वोटर मेरी नज़र में कंफ्यूज भी था, प्लस पार्टी की जो सिचुएशन और हालात को देखते हुए और फिर पार्टी का स्टेटस के जी जीतने के बाद गवर्नमेंट में ही जाना है और इन्हीं के PTI के साथ ही रहना है, तो शायद बहुत सारे लोगों ने इस दफ़ा इज्तनाब किया वोट देने से।
और वो नहीं समझ रहे थे कि उनका वोट कुछ मैटर करेगा, तो जिसकी वजह से मुत्तहिदा को ये नुकसान फेस करना पड़ा। हारून साहब की जो बात है उस पर मैं मुकम्मल इत्तेफाक नहीं करूँगा, क्योंकि देखिए महंगाई तो हुई, ये तो बात है, बहुत सारे ऐसे डिसीजंस हुए, बहुत सारी ऐसी पैनिक क्रिएट की गई जिसकी वजह से मार्केट आपकी लोकल भी, इंटरनेशनल भी, प्लस आपके डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी बहुत सारे इश्यूज हुए। लेकिन उसका रिजल्ट ऑटोमेटिकली इतना जल्दी आ जाना कि सिर्फ पंजाब की आवाम ही इसके बेसिस पे दे रही है कि महंगाई की वजह से नहीं दे रही वोट, लेकिन उसमें भी उधर भी मैं ये समझता हूँ कि उनके पास भी ये वोट था पीटीआई का, जो कि पीटीआई ने रिटेन किया। और साद रफीक साहब जो पिछली दफ़ा कह रहे थे कि 600 वोट की जो गिनती थी, प्लस उसके बाद जो मुस्तरद किए गए थे, और फिर वो जो इल्ज़ामात लगा रहे थे, जैसे कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लगा रही थी, पंजाब में ये, और इसी तरह पीपल्स पार्टी भी लगा रही थी कि इंजीनियरिंग हुई और पोलिंग एजेंट्स को निकाल दिया गया और रात को काउंटिंग नहीं होने दी, तो ये उसका रिजल्ट बेसिकली अब सामने आया है। आप ये कह रहे हैं कि ये गिरा नहीं है वोट बैंक, ये ओरिजिनल वोट बैंक है पीटीआई। इनका वोट बैंक ही यही था। अच्छा, मेरी नजर में इनका वोट बैंक ही यही था। लेकिन से जहां से आपने इलेक्शन लड़ा, जहां पे 90,000 मिले थे, 35,000 अब मिले ना इस वक्त, 37 मिले, 37 मिले, तो इट मींस कि आप ये कह रहे हैं कि ओरिजिनली 37,000 था, इट वाज नॉट 90,000। ये नहीं, इट वाज नेवर 90,000, दैट इज क्लियर। और वो अगर आप इनके कैंप्स पे जो रश था इस दफा और जो 25 तारीख को जो रश था उसकी अगर मुआसनत करें तो तकरीबन एक जैसा ही था वो। अच्छा जवेरी साहब, आप ये तो एक एनालिसिस था जो आपकी पार्टी के रहनुमा कर रहे थे। अच्छा, एक ही एनालिसिस है जो एक बतौर खुद कैंडिडेट भी रहे हैं, इस वक्त एमक्यूएम के सीनियर लीडर भी रहे हैं, अली रज़ा आब्दी साहब, भी कहते हैं ओरिजिनल वोट बैंक ही ये था। तो यही ओरिजिनल वोट बैंक है जो पंजाब में होता, बाकी मैनेज था, ये इल्जाम लगा रहे हैं। तो डू यू एग्री? और आप मुझे पता एग्री नहीं करेंगे, लेकिन आपकी क्या, किस तरह इसको आप जस्टिफाई करेंगे, इसका क्या जवाब देंगे जवेरी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, पहली बात तो ये है कि जस्टिफाई नहीं मैं करूँगी, क्योंकि ये कोई ऐसी गलत चीज़ नहीं है जिसकी जस्टिफिकेशन देनी पड़े। वी आर वेरी क्लियर अबाउट इट और हम पूरे कॉन्फिडेंट हैं। ये जो बात कर रहे हैं कि हमारा ओरिजिनल वोट बैंक ही इतना था, लेकिन अभी इन्होंने खुद ही यही कहा है कि जो ज़िमनी इंतखाबात होते हैं उसमें टर्न आउट कम होता है। जब नेचुरली जब टर्न आउट कम होता है तो ओवरऑल वोट भी कम पड़ता है, जिस पार्टी को भी वो पड़े। पहली तो एक ये चीज आ गई। दूसरी बात रह गई इसमें कि जस्टिफिकेशन वाली, तो जस्टिफिकेशन का लफ्ज गलत होगा यहाँ पे इस्तेमाल करना, क्योंकि अक्रॉस पाकिस्तान जितने भी अभी ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, सबसे ज़्यादा वोट 13 लाख से ज़ायद वोट पीटीआई ने एज ए जमात लिए हैं, और हमने सीट्स भी जो है मजमूई जो है 13 सीट्स हमने जीती हैं। तो ये तासुर देना या ये बात करना कि पीटीआई पहले की निस्बत कमज़ोर हुई है एज अ जमात, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इलेक्शन के नताइज को अगर आप, और सबसे बड़ी बात जो मैं यहाँ पे एक ये एनालिसिस वजाहत करना चाहूंगी ताकि थोड़ी क्लैरिटी हो जाए आपको भी, तो ये भी गलत है। जी, मैं हुमायूं साहब की भी बात करती हूँ। मैं देखें, हुमायूं साहब की हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है। हुमायूं साहब की बात से मैं इत्तेफाक नहीं करती। उसकी वजह यह है कि अभी पीटीआई की गवर्नमेंट को 2 माह हुए हैं आए हुए। अभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब कि वो इत्तलाक ही उनका नहीं हुआ, तो कैसे कहा जा सकता है कि उनका रिएक्शन आया है। दूसरी चीज़ ये है कि अवाम हमेशा अच्छे हालात बुरे हालात से गुजरते रहते हैं। अवाम को इमरान खान साहब पे ट्रस्ट है, और अगर कोई थोड़ा बहुत मुश्किल टाइम है या थोड़ी बहुत महंगाई है भी, जो कि इस वक्त मुल्क को चलाने के लिए एक मजबूरी बन चुकी है, उसमें से बहुत जल्दी कौम निकलने वाली है, और ये अवाम को भी पता है। वरना, और एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसमें किसी जमात ने ये नहीं कहा कि ये धांधली ज़्यादा इलेक्शन था, तो ये तहरीक इंसाफ को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अपनी हुकूमत में आने के बाद जो पहले इंतखाबात हुए। अच्छी बात है, मैं एक ब्रेक की तरफ बढ़ूंगा, क्योंकि एक बात आपने इंपॉर्टेंट की है, पोल्स होते हैं इस पर या बाय इलेक्शंस होते हैं, उसमें जो वोटर टर्नआउट होता है उसको किस तरह से हम इंटरप्रेट करें, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर सियासी जो नक्शा है इस वक्त पॉलिटिकल लैंडस्केप इस मुल्क का, उसमें क्या आगे मंजरनामे में चीजें नजर आती हैं, ये प्रोग्राम में सवाल उठाते हैं इस ब्रेक के बाद। मेरे साथ
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात उठा रहे हैं। हालिया ज़िमनी इंतखाबात को सामने रखते हुए मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा क्या नजर आता है, पॉलिटिकली पीटीआई कितनी मुस्तहकम है अपनी पोजीशन के लिहाज से, और ये हम जज भी कर सकते हैं इस वक्त या नहीं कि बहुत जल्दी ये कहना कि पीटीआई की इकोनॉमिक पॉलिसी फेल हो गई, या अभी बहुत टाइम देना चाहिए क्योंकि अभी इनिशियली स्टार्ट है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन एक और कैंडिडेट जो हमारे साथ मौजूद है, आसिफ हसनैन साहब, जो अभी थे NA 243 में पीएसपी की तरफ से। आसिफ हसनैन साहब, तो आप तो चौथे या पांचवें नंबर पे गालिबन, पीएसपी के साथ तो बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा इंजन, गाड़ी का टेक ऑफ ही नहीं हो रही, गाड़ी रुकी गया है, इंजन क्या होगा? अगर जुमला ये सही कर लेंगे, टेक ऑफ नहीं हो पा रही है, टेक ऑफ नहीं करने दी जा रही, तो इसमें फ़र्क है। दूसरी बात ये है, मैं एक पोलिंग स्टेशन तकरीबन 80% पोलिंग स्टेशनों पे मैं गया हूँ, और सुबह से लेकर शाम तक मैं एक जगह पहुँचूँ। आप जो कह रहे हैं टर्नआउट जो है कम रहा, टर्नआउट ठीक है कम रहता है, 35% से 22-25% पे आ जाएगा, लेकिन 35% से टर्नआउट आ जाए कोई 12.5-13% पे, ये समझ से बाहर है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप आज इस सूरत हाल को देखें जिस पर हम डिस्कस भी करते रहें, एम अख्तर जिस पे बातचीत कर रहे हैं, तो कई मल्टीपल चीज़ें हैं, और उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये गवर्नमेंट बनने के बाद सूरत हाल जो बनी है उसमें पॉलिसीज़ सामने नहीं आई कि भाई पॉलिसीज़ आपकी हैं क्या। ऐसा नहीं है कि जी पीटीआई जो है उसको पता नहीं था कि ओवरऑल इकनॉमिकल जो कंडीशन है हमारी क्या है। फिगर्स पे बात कर रहे थे पार्लियामेंट में, पिछले पार्लियामेंट में बैठकर, धरनों से लेकर एक जलसों में जो है वो इमरान खान साहब बात कर रहे थे। लेकिन इस सारी सूरत हाल के बाद जो चीज़ सामने आई उसमें बड़ी अजीब सूरत हाल थी कि भाई ना आपके पास वो विजन था, ना आपके पास पॉलिसीज थी, और ना आपके पास टीम थी। नहीं तो 60 दिन में विजन, पॉलिसी, टीम, आप मतलब जल्दी नहीं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10 साल का कचरा आप 40,000 60 दिन के अंदर, जब आप 40,000 मीटर अगर आपको दौड़ना हो तो फिर आपका जो है वो 40 मीटर में पता चल जाता है कि आपकी डायरेक्शन है क्या। लेकिन आपसे एक सवाल पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी इन्होंने बोला था कि जो हमारे साथ जवेरिया साहब मौजूद हैं, उन्होंने कहा था कि कोई भी पार्टी ये नहीं कह रही कि धांधली ज्यादा इलेक्शन है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि हमें टेक ऑफ नहीं करने दिया, तो उसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये धांधली ज्यादा इलेक्शन थे जो अभी भी हुए हैं ज़मीनी इलेक्शन। देखें, जब आप इंजीनियरिंग की बात करते हैं कि जी 25 तारीख के इलेक्शन को, तो उसका तसलसल तो कराची में नज़र आया, पंजाब में इसलिए नज़र नहीं आया कि पंजाब में जो सूरत हाल थी वो मुख्तलिफ थी, वहाँ पर करना इतना आसान नहीं था जो कराची में हो गया। उसके बावजूद भी हम ये कहते हैं, और आपने भी अपनी बात में कहा कि ठीक है जी, पीटीआई को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो सिस्टम था, दो जमाती निज़ाम था, उनमें लोग फेडअप थे। लेकिन इस सारी सूरत हाल में कहीं ऐसा ना हो कि खुदा ना खास्ता आपकी इन पॉलिसीज़ की वजह से और सूरत हाल ख़राब ना हो जाए, क्योंकि आपको जो पहले IMF के पास जाना था आपने उसको डिले करके आ गए। नवंबर में IMF ने आना है, और नवंबर के बाद डिसाइड होगा आपका जो है, अगर आप देखें अभी ज़र मुबादला, तो उसकी पोजीशन क्या है आपकी, कोई इतनी ख़ास नहीं है। आपके पास जो है एक्सपोर्ट बढ़ नहीं रही है, आपके पास रेमिटेंस बढ़ नहीं रहे। इस सारी सूरत हाल पर अगर आज आप देखें तो आपको नज़र नहीं आ रहा कि आगे फर्दर पोजीशन बेहतर होगी, और वो डिपेंड करती है आपकी पॉलिसी की बात है। लेकिन आसिफ साहब, आप ये कह रहे हैं कि जो 25 जुलाई की कंटिन्यूटी है ये इलेक्शन, तो मतलब इंजीनियरिंग है ये, मतलब ये आप देखें बिल्कुल इससे कोई आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो अभी तक नहीं की है पीएसपी ने, कि बताने के लिए कि धांधली ज्यादा इलेक्शन थे, इस वजह से हमें कम वोट मिले, या ये इंजीनियर्ड इलेक्शन थे? देखें, जो सूरत हाल थी, एक वोटर जहाँ मैं जा रहा था, मैंने डोर टू डोर किया है, घरों पे गए, मेरी ख़वातीन, मेरे वॉलंटियर्स कारकुनान घरों पे गए, और हमने 20 जगहों पे घरों पे गए, तो लोगों ने हमसे जुमला कहा कि जी हमने 25 को भी तो आपको वोट डाला था, तो वो वोट हमारा कहाँ गया, तो आज भी क्या सूरत हाल होनी, यही सूरत हाल होनी। अच्छा, हमें भी जो है ये सारी सूरत हाल पे कोई ऐसा नहीं था कि जी हमें पता नहीं था, हमें पता था ये सूरत हाल बन रही है, लेकिन हम सिर्फ ये चाह रहे हैं। देखिए, कराची की डायनेमिक्स बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप कराची में आर्टिफिशियली मसनूई तरीके से अगर कोई चीज़ मुसलत करने की कोशिश करेंगे, तो कराची की सूरत हाल में कराची के लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और यही सूरत हाल अभी बन रही है कि लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। बिल्कुल आपने सही कहा, चल ही रहा ना, सालों चलता रहा। जो 30 साल तक अगर MKM की पोजीशन थी, उस पोजीशन से तंग आकर तो लोगों ने वोट दिया था। ओवरऑल मुल्क में अगर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने जो कुछ किया था, उस तबाही के बाद तो लोगों ने वोट दिया था, लेकिन उस वोट के फौरन बाद
13% पे आ जाना, ये आप देखें ना, आप कहते हैं सिर्फ टर्नआउट कम नहीं हुआ, 13% वोट आ गया। 13% बाय पोल से मतलब आपने क्या, आप खुद भी, आपने भी कंटेस्ट किया ना उसी हल्के से, आप ये होता है 13% या इट वाज समथिंग दैट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कि इससे पहले प्रेसिडेंट ही नहीं मिलता इसका कि 13% हो जाए? नहीं होता है, होता है ना, तो मतलब इसमें कोई unnecessary चीज़ तो नहीं। परसेंटेज होती है, कम होती है, कहीं ज्यादा भी होती है। मतलब जैसे मैंने पहले भी बोला था कि कुछ जगहों पे बाई पोल्स में जब इंटरेस्ट नहीं होती लोगों की तो परसेंटेज कम होती है, लेकिन कुछ जगहों पे जैसे NA-246 हुआ था कराची में, उसमें बहुत ज़्यादा परसेंटेज थी, तकरीबन 40% तक लेकर आता वोटर। अभी जो बात है, मैं नहीं समझता कि ये जो 14 अक्टूबर वाले इलेक्शंस हैं इसमें कोई रिगिंग हुई है। सच्ची बात है कि अगर 25 जुलाई की जो रिगिंग हुई थी वो हम सब कहते हैं, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी कहती हैं, ये भी कहती हैं, सब ने एविडेंसेस भी दिए हैं, इवन उसमें बहुत सारी ऐसी डिस्क्रिपेंसीज थी जो कि सामने आई थी और मीडिया भी शायद उन पे नहीं बोल सका। नहीं कि आप उसमें खुद खड़े हुए थे, इसलिए आप नहीं मैं उसकी बात नहीं, अगर देखिए, अगर ये भी इंजीनियरिंग कह रहे हैं, सुने, अगर इंजीनियरिंग ना अगर ये भी इंजीनियरिंग अगर ये भी होती तो बाकी पार्टियां तो शोर मचा रही होती ना। अभी नून लीग भी शोर नहीं मचा रही, कुछ भी पीपल्स पार्टी भी नहीं कुछ कह रही, एएनपी भी नहीं कुछ कह रही, पीएसपी भी नहीं, इन्होंने भी नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एमक्यूएम तक ने सबसे पहले कबूल की ये चीज ना। तो उसमें मेरा खड़ा होना ना खड़ा होने से उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इंजीनियरिंग अगर देखी जाए तो कराची में जरूर हुई है, प्री पोल इंजीनियरिंग हुई है और पोस्ट पोल इंजीनियरिंग हुई है। 25 जुलाई को जो बीच का था 8 बजे से 6 बजे तक बेहतरीन इलेक्शन हुआ है। 6-7 बजे के बाद जो मुत्तहदा की शिकायत थी वही बाकी पूरे पाकिस्तान की भी शिकायत थी पोलिंग एजेंट्स के सामने, और आप उसको 10 उसके आप रीजंस दे दें कि जी ये इस वजह से मुत्तहदा का कम हुआ या इस वजह से सीटें कम हुई पीएसपी की या उसकी, अगर पोलिंग एजेंट्स के सामने काउंटिंग हो जाती तो फिर ये सारे तज्जिए मारने को तैयार भी होते बाकी सारे लोग। अब क्या होता है कि पीटीआई जैसे कहती है कि जी हमारे पास, हमने पूरा कराची ले लिया, इन्होंने पूरा कराची ले लिया, 9,90,000 वोट्स पे 14 सीट्स ले ली। इसी तरह लाहौर में 10 लाख वोट्स पे सिर्फ 4 सीट्स आई हैं इनकी। तो ये जो सेंसस की इंजीनियरिंग हुई है, डिलिमिटेशन की इंजीनियरिंग हुई है और फिर पोस्ट पोल इंजीनियरिंग हुई है, ये एक इस पे कमीशन बनना चाहिए। लेकिन 14 अक्टूबर को नहीं हुई, वो 14 को नहीं हुई, 25 जुलाई को हुई थी। ये इस पे कमीशन बनना चाहिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये एक रिजर्वेशन है कराची के शहरी की। आप ये देखिए कि पिछली दफा 2013 में 7,80,000 वोट्स थे पीटीआई के सिर्फ कराची में, इस दफा 2 लाख ज्यादा ले लिए। उस वक्त 1 सीट ज्यादा थी, इस दफा 14 सीटें मिल गई। तो ये सब लोगों को सोचने की जरूरत है कि वेयर आर यू टेकिंग कराची विद दिस। अगर आप ओरिजिनल उसका मैंडेट को इस तरह डिस्टर्ब करके जबरदस्ती इंपोज करना है तो फिर इट विल नॉट लास्ट लॉन्ग। सही। अच्छा, ये एक बात इंपॉर्टेंट ये है इस पर जवेद साहबा कि आप भी इस पर अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाती हैं, वहां जाती हैं, लोगों के आम आदमी के सामने जाते हैं, तो सवाल ये है जी कि ये जो टेक्निकलिटीज होती है ना कि IMF, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, इंपोर्ट सब्सिडीज और ये जो सारे मामलात होते हैं, ये वो आम आदमी जिसने वोट दिया होता है उसको समझाना भी बड़ा मुश्किल होता है कि जी इस वजह से हम यूं कर रहे हैं कि हमारी सब्सिडी ज्यादा थी, 15 रुपए की बिजली बनती थी, 12 रुपए की हम बेचते थे। तो उधर उसको सेटिस्फाई किस तरह करेंगे? मैं नहीं कह रहा कि आप जो फैसले कर रहे हैं जानबूझ के कर रहे हैं, चलिए जी प्रेशर है, करना पड़ा क्योंकि पिछली गलतियां, लेकिन कैसे समझाए लोगों को कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? ये किस तरह मुतमईन कर रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं इसके लिए? देखें जी, एक चीज़ तो ये कि अवाम के बारे में ये तासुर कि अब उन्हें कुछ समझ नहीं आती, ये बिल्कुल गलत है। अवाम आपकी माशाल्लाह बड़ी बाशऊर हो चुकी है। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे आप कह रहे हैं, यू आर राइट, कि बहुत सारी ऐसी टर्म्स होती हैं जो शायद जो एक टेक्निकल बंदे को तो शायद समझ आ जाए, अवाम को ना समझ आए, लेकिन अवाम उसको पिक ज़रूर कर लेती है कि ये क्या हो रहा है और क्या ये बताने की कोशिश की जा रही है। अवाम को पता है कि पाकिस्तान है, ये हमारा घर है और हमारे घर में चोरी हो गई है, बल्कि बहुत बड़ा डाका पड़ गया है। हमारे पास हमारे घर के अंदर कोई पैसा नहीं बचा, कोई ऐसी चीज़ नहीं बची जिसको दे के पैसा लिया जा सके, तो टोटल ज़ीरो पे बैलेंस हमारा आया हुआ है। और अब जब ये सिचुएशन है तो जाहिर है कि इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम जाएंगे अपने कोई दोस्तों से या रिश्तेदारों से कोई मदद मांगेंगे, अगर वो देने के लिए तैयार हैं, ताकि हम अपने कोई हालात ज़िंदगी बेहतर कर सकें, अपना एक सर्कल चला सकें। और अगर वहाँ से भी कोई मदद नहीं मिलती तो फिर दूसरा तरीकाकार यही होता है कि फिर आप कर्ज उठाते हैं, ताकि आप अपनी ज़िंदगी का जो आपका सिलसिला है
वो आपका चलता रहे, वो रुके नहीं। सो ये बड़ी सिंपल सी चीज है और अवाम को बिल्कुल इसकी समझ भी आती है और अवाम समझ रहे भी हैं। बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि तहरीक इंसाफ के ऊपर जो मुसलसल एक इल्ज़ामात की बौछार है, तो उसमें अगर आप इन रिजल्ट्स को देख लें और पिछले रिजल्ट्स को देख लें तो अवाम ने बड़ा, हम तो एज अ पार्टी तो हम सेटिस्फाइड हैं कि हमारी पोजीशन मुस्तहकम है। जैसे कहा जा रहा है अच्छा, मैं एक सवाल अगर आपके सामने रख सकूं, वकार खो चुकी है या एतमाद खो चुकी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपने जो बात की ना, ये बिल्कुल ठीक है। आपने कहा कि पहले होता है कि दोस्तों से पूछते हैं कि भाई दोस्त ममालिक कुछ मदद कर दें, लेकिन यहां जैसे था तो जो आप लोगों के पास 5 साल थे जो आपने ऑपोजिशन की थी, हम समझ रहे थे आपके पास कोई प्लान है, क्योंकि पहले ये कहा गया था कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है वो यहां से सरमायाकारी करेंगे, पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट भेजेंगे, रेमिटेंसेस भेजेंगे, वो भी कुछ नहीं हुआ। फिर कहा गया कि सऊदी अरब और चीन शायद मदद करेंगे, वो भी नहीं हुआ। चले आपने कोशिश की, नहीं हुआ, लेकिन क्या कोई प्लान पहले से होमवर्क नहीं था? यानी अगर ये उम्मीद बांधी गई कौम की कि रेमिटेंसेस आएंगे और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएंगे और वो नहीं आई, तो ये उम्मीद क्यों दिलाई गई थी कि वो आएंगे? और ये उम्मीद क्यों दिलाई गई थी कि जब खान साहब जा रहे थे तो इस तरह की बातें हो रही थी कि $10 अरब वो लेकर आएंगे सऊदी अरब से इन्वेस्टमेंट? तो ये उम्मीदें क्यों बांधी जा रही थी जब हो कुछ नहीं रहा था या कोई प्लान कॉन्क्रीट पेपर पे सामने नहीं आया था? अच्छा, मैं इसका प्लीज आपको जरूर जवाब दूंगी, बल्कि अच्छी बात है कि आपने ये सवाल किया है जी। देखिए, पहली चीज तो ये है कि जब आप हुकूमत में आते हैं ना, तो जैसे पहले हम समझते थे ना कि हमारा हमेशा से ही मौक़िफ़ है करप्शन के ऊपर है, मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर है, लेकिन हुकूमत में आने के बाद हमें ये अंदाजा हुआ है कि हमारी तो सोच से भी ज्यादा करप्शन हुई है। हम तो अंदाजा ही नहीं कर सकते थे कि जो हमें लगता था ये तो बिल्कुल आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है और बेड़ा गर्क हो गया आपकी इकोनॉमी का। दूसरी बात यह है कि जो पिछली हुकूमतों ने इस मुल्क के साथ और पाकिस्तानी अवाम के साथ जो जुल्म किया है ना, वो कोई दुश्मन भी नहीं करता। अच्छा, मैं इसी नोट पर एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, तो मैं हमारे प्लान वाली मैं उसी तरफ आ रही, मैं लेनी है तो फौरी उसके बाद में इस बात को वहीं से जवाब आप कंप्लीट कर लेंगे कि आखिरकार आप जो कह रही हैं कि इतनी करप्शन हुई है कि हमारा सोच भी नहीं थी इतनी करप्शन थी। तो मेरे ख्याल से मीडिया पर सर्कुलर डेट की फिगर्स भी आती थी। मैं ये पूछूंगा इस ब्रेक के बाद सवालात कि आखिर हमें क्या क्या आगाही थी पहले। इस ब्रेक के बाद करते हैं बेनकाब हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और अहम तरीन सवालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से भी इस प्रोग्राम में उठा रहे हैं। और अभी पीटीआई के जो एमएनए हैं जवेरिया साहब, उनकी तरफ से कहा गया कि एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतनी ज्यादा करप्शन है, इतनी ज्यादा लूटमार है। तो मैम आपसे यही, क्योंकि इस बात को मैंने थोड़ा था ये बोला था कि आप कंप्लीट कीजिएगा जवाब, और ये सवाल साथ कि ये आखिरकार पता क्यों नहीं? सेशन में सेनेट के अंदर स्टैंडिंग कमिटीज थी, वहां पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट पर ब्रीफिंग होती थी, आपके एमएनए जाते थे, सर्कुलर डेट का पता था कि 1.2 ट्रिलियन या 1.1 ट्रिलियन पहुंच चुका है, हमें सब्सिडीज का, टैक्सेस का, हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट प्राइसेस का, ये फिगर्स तो सबके हाथों में, उंगलियों में थे, इस पर फिंगर टेस्ट पे थे कि क्या क्या हो रहा है इस मुल्क में। ये कोई ऐसी चीज तो नहीं थी कि इट वाज समथिंग अनयूजुअल कि आपको पता ही नहीं था, ये तो सबको पता था क्या हो रहा है। जी जी, मैं उसी तरफ आ रही हूँ। आपने उस वक्त मुझे कंप्लीट नहीं करने दिया। मैंने ये कहा कि करप्शन पे, मनी लॉन्ड्रिंग पे, और ये जो फिगर्स की बात करें ऑब्वियसली सबके पास थी, सारे पाकिस्तान को पता था, सारी पॉलिटिकल पार्टीज इससे आगाह थे, हमें ये पता था और हमें पता था कि बहुत करप्शन की जा रही है। मैंने ये कहा कि हमें ये नहीं मालूम था कि एक जिसे कहते हैं ना आपके ऐसे ऐसे तरीकों से करप्शन, और छोटे छोटे लेवल से लेके बड़े बड़े लेवल तक ऐसी करप्शन। और अभी तो जैसे हम ये जो आपने बात कही है कि पता नहीं था, ये नहीं है कि पता नहीं था। अच्छा। बात ये है कि ये नहीं पता था कि हमारी सोच से कई गुना ज्यादा और कई डिफरेंट तरीकों से और अजीब मतलब मैंने आपको जैसे पहले कहा ना कि दुश्मन भी ऐसे नहीं करता। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस सारी चीजों को सम अप करती हूँ, जितने भी आपके सवाल आते हैं और मेरे भाइयों ने भी 2-4 बातें कही हैं। सबसे पहली चीज ये है कि
ठीक है कि थोड़ा सा एक मुश्किल वक्त है। जो अब तक पॉलिसीज पिछली हुकूमतों की बनाई हुई हैं, ये उनके नताइज और उनके समरात हैं जी। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो पॉलिसीज अभी बन रही हैं जिनके समरात बहुत जल्द आना शुरू हो जाएंगे। किसी भी जमहूरी हुकूमत में पहले 100 दिन में हुकूमत की कारकर्दगी को जज नहीं किया जाता और ये शऊर अवाम को भी है। तीसरी चीज़ ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ जमात, जैसे आप उम्मीद की बात कर रहे थे, हम अभी भी उससे ज़्यादा होपफुल हैं, ज़्यादा पुरुमीद हैं और अवाम से हम ये जो बात करते हैं उसी ट्रस्ट और उसी कॉन्फिडेंस से करते हैं कि हम बहुत जल्द इन तमाम चीज़ों से बाहर निकल आएंगे। बिलाशुबा हर शोबे में मसाइल हैं, लेकिन ये जैसे पिछली हुकूमतें अगर अपने से पहले वाली हुकूमतों पे उनको कहती हैं कि उनकी वजह से ऐसा हुआ, लेकिन हमारी हुकूमत में ऐसा नहीं होगा क्योंकि उन्होंने मैयज नहीं लिए। मैंने जो सवाल हम वो मैयज लेंगे ताकि आने वाले दिनों में ना सिर्फ मसाइल का हल हो, मुल्क इन हालात से बाहर निकले। ठीक है, आपने उम्मीद आपने रखी है, बड़ी अच्छी बात है। मैं तो उसमें बोल रहा था कि आपने ये उम्मीद क्यों दी कौम को कि हमें रेमिटेंसेज आएंगे, हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी ओवरसीज पाकिस्तानीज की, हमें दोस्त सपोर्ट करेंगे, 10 अरब डॉलर सऊदी अरब दे देगा, इस तरह की बातें होने लगी, चीन हमारी मदद करेगा। ये उम्मीदें जो थी ये कैलकुलेट, तो ये तो एक अजम्पशंस थी ना सारी, ये इसको हम अपने फाइनेंशियल जो इन्फ्लोज हैं उसमें कैलकुलेट तो नहीं कर सकते थे कि मुराद सईद ने कहा 200 अरब डॉलर हम वहां से ले आएंगे बाहर से लूटा हुआ। तो ये चीजों को इतना अजम्पशंस को आपने रियलिटी में क्यों कन्वर्ट करके अपने इस फाइनेंशियल इन्फ्लोज बना लिया कि हाँ जी इतना पैसा आ जाएगा, ये हो जाएगा, और अब कुछ नहीं आ रहा, अब बैठे हुए हम लोग IMF के पास जाने के लिए। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, ऐसा कुछ नहीं है कि हमने किसी चीज को बेस बना के अपनी पॉलिसीज बनानी है या पहले से ही हमने एक चीज कर ली है। कुछ चीजें जैसे जैसे वक्त और हालात के तकाजे होते हैं उनके हिसाब से होती हैं। जो और जहां तक मैं उम्मीद की बात कर रही हूँ, और हमने कोशिश भी की, ये नहीं कि हमने पड़ोस अपने जो दोस्त ममालिक हैं क्या हमने उनसे राब्ते नहीं किए, क्या हमने ये कोशिश नहीं की। सो ठीक है, कंडीशनैलिटीज होती हैं, कुछ वक्त होते हैं कि वो चीजें उस तरह से नहीं होती हैं जैसे आप उम्मीद कर रहे होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि मसले का हल नहीं है। मेरी बात सुने, मैं पाकिस्तानी अवाम को सिर्फ एक चीज बताना चाहती हूँ कि हर मसले का हल मौजूद होता है अगर आपकी नीयत ठीक हो तो। बेशक, चले जी आसिफ भाई, लेकिन ये जो उन्होंने कहा है कि मतलब इतनी करप्शन नहीं थी जितनी ये उतनी ज्यादा हो गई। देखिए सारी चीज़ रिकॉर्ड के ऊपर है। असद उमर साहब की स्पीचेज हैं पार्लियामेंट की जिसमें उन्होंने क्लियर कहा महंगाई बढ़ती नहीं है, महंगाई बढ़ाई जाती है। उन्होंने कहा जी टैक्सेस पेट्रोल पे इतने हैं, इसको हम 50% पे जो है पेट्रोल लेकर आएंगे। इसी तरीके से अभी आपने 82 अरब रुपए के टैक्सेस लगा दिए और यूटिलिटीज़ पर आपने जो जितने आपने यूटिलिटीज़ पर चार्जेस बढ़ा दिए। इसके बाद अब IMF के पास जब आप जाएंगे, वो IMF की डिक्टेशन होगी, उसकी बुनियाद पर फिर आप 182 अरब रुपए के फिर टैक्स लगाने की तरफ जा रहे हैं। प्लस आपका जो डॉलर जो जिस सतह पे आ गया और रुपया डिवैल्यू है, इस पे तो अल्टीमेटली आपके सर्कुलर डेट से लेके सारी चीज़ें बढ़ गई। अब आप आज कहते हैं कि नहीं जी हमें ये सारी चीज़ें नहीं पता था, इतनी करप्शन हो गई। तो भाई आप तो करप्शन की फिगर दे रहे थे, लीडरशिप भी दे रही थी, असद उमर साहब भी दे रहे थे, पार्लियामेंट खड़े के फिगर दे रहे थे ना, और जो फिगर दे रहे थे उससे ज्यादा करप्शन। और नवाज शरीफ भी ये कह रहा था कि जी हमें IMF के पास जाना पड़ेगा, इसके बगैर नहीं है। जब पीएस पार्टी की गवर्नमेंट आई थी तो वो दोनों गवर्नमेंट को लोगों ने इसीलिए नापसंद किया कि नहीं जी PTI के पास जो है प्लान मौजूद है। अब आप कहते हैं नहीं जी हमें तो पता ही नहीं था ये सब कुछ हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा जो है कैमोफ्लेज है ना, बहुत बड़ा कौम से धोखा है कि आपने क्लियर किया। आसिफ साहब आप मिस इंटरप्रेट मत करें मेरी बात को। मैंने आपकी बात में बिल्कुल मैंने हरगिज नहीं कहा। नहीं, मेरी बात तो सुनिए। समझ रहे हैं आप क्या ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने लोगों को धोखा दिया। ये देखें सबसे बड़ी चीज होती है, आप अपोजिशन करते हैं ना, तो आप जो भी फिगर्स को कोड करते रहे, सब लोग उससे जो है कह सकते हैं कि भाई ठीक है, लेकिन आप जब आ जाते हैं गवर्नमेंट में, तो फिर गवर्नमेंट में आने के बाद आप लोगों से, आम आदमी का क्या मसला है, वो कहता है जी महंगाई जो है वो नहीं बढ़नी चाहिए। अब आप कहते हैं नहीं जी ये तो आपको बड़ा जो है तलखियां बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, कड़वा गुड़ पीना पड़ेगा। तो अगर कड़वा गुड़ पीना ही है तो भाई वो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी ना, उसने कहीं ना कहीं तो चीजों को रोका हुआ था, महंगाई को कहीं रोका हुआ था, सर्कुलर डेट को कहीं रोका हुआ था। तो फिर वो कौन सी बुरी थी? तो आप आज कह रहे हैं कि नहीं जी कड़वा, चले आज भी आप जो है वो आप नहीं बता रहे कि आपका टाइम फ्रेम क्या होगा।
अभी भी कह रहे हैं जी 2 साल भी लग सकते हो, एक आप 2 साल 6 माह बोला है उन्होंने, तो 6 माह बोला। सर आप ये बात भी नोट कर लें। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात ये कि उन्होंने कहा कि इस बात का जवाब मैं आपसे मैं 1 सेकंड मुझे अगर क्यों मैं ये अच्छा आप पहले बता दें क्या आप कहिए इंटरप्रेट गलत कर रहे हैं आसपास साहब, अगर शॉर्ट में बता दीजिए। नहीं, एक तो ये मेरी उस बात को इंटरप्रेट गलत करें, अच्छा उसको तो छोड़ दें। ये जो अभी बात कर रहे हैं ना कि हम क्या नवाज शरीफ की हुकूमत में ऐसे नहीं हो रहा था और उन्होंने एक सस्टेनेबिलिटी जो दिखाई हुई थी, देखिए एक आर्टिफिशियल तरीके से इकोनॉमी के अंदर आप उसको सस्टेन करने की या अपने डॉलर को सस्टेन करने की या अपने जीडीपी को जो टोटल आर्टिफिशियल तरीके से किया गया है और उसी की वजह से ये जो इतने कर्जे पे कर्जा वो बदतरीन सूरत हाल होती है, बदतरीन गवर्नेंस होती है कि आप मईशत को एक ऐसे तबाही के दहाने पे लेके जा रहे हैं बगैर सोचे समझे, सिर्फ अपने आप को हीरो बनाने के लिए कि हमने तो बहुत अच्छी गवर्नेंस की है। अगर आप इतने ही अच्छे होते तो फिर आप उसके हल भी लेके आते। एक सेकंड मुझे, क्योंकि ये जो बड़ी बात है, असल मसला ये है जी कि अगर इकोनॉमी अच्छी परफॉर्म कर रही है नहीं कर रही है और आप ये कह रही हैं कि मैं सेटिस्फाइड हूं, मेरी पार्टी सेटिस्फाइड है, कि मेरी जो कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी सेटिस्फाइड है कि हाँ हम सही कर रहे हैं, तो फिर आपको फिक्र ही नहीं करनी चाहिए कि कौन क्या बोल रहा है। अगर आप मुतमईन भी हैं कि आप सेटिस्फाइड हैं और कोई मसला नहीं, आपको वोट नहीं पड़ रहा है, तो ठीक है आप इस पर तो ये हो गई बात। लेकिन जो आपने एक इंपॉर्टेंट बात ये की जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं साहब कि ये कहती है कि इतनी करप्शन थी कि हमें पता ही नहीं था कि इतनी करप्शन है, कि इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन को हमारी जो है वो सुपरसीड कर गई करप्शन। ये वाकई में ये मतलब मेरा ख्याल में जैसे इन्होंने इलेक्शन से पहले लोगों की होप्स हाई की थी और फिर इलेक्शन होने के बाद इनको फिर जब लाया गया, बिठाया गया और उसके बाद की फिर जो पैनिक क्रिएट किया इन्होंने, ये इनको मानने की ज़रूरत है। अगर ये चीज़ें नहीं मानेंगे ना और आज भी अगर उसी ये रोल पे रहेंगे कि जी हम तो सब कुछ सही कर देंगे और हमारे से सब कुछ सही हो गया और हमें ये सब कुछ उल्टा मिल गया, गलत मिल गया, अपनी गलतियों को इनको मानने की ज़रूरत है। और उसके तहत अभी कोई नहीं कह रहा इनसे कि 100 दिन के अंदर तुम सब कुछ चेंज करके दिखा दो। 100 दिन के अंदर कम से कम आप एक प्लान दे दें, एक डायरेक्शन दे दें गवर्नमेंट को। पहले कहते थे कि जी 100 दिन के अंदर हम सही कर देंगे, अब खुद ही एक्सटेंशन ले ली 6 महीने तक की, उसके बाद ये खुद एक्सटेंशन ले लेंगे 2 साल की। लेकिन पॉलिसीज और डायरेक्शन उसको सेट करना ज़रूरी है। ये ऐसे नहीं बनती कि जी आप ऑप्टिक्स के लिए पहले तो कहते थे कि जी हम गवर्नर हाउस को बुलडोज कर देंगे, अब उन्होंने खोल दिया एज अ पार्क बना दिया उसे, गाय भैंसे बेच देंगे, उसमें से 60 गाड़ियां बेची, 40 नहीं है। अगर 1200 अरब का सर्कुलर डेट है तो उसमें वो क्या पॉलिसी डायरेक्शन देखिए 1200 अरब को खत्म कर दें, क्या कागज नोट पॉलिसी डायरेक्शन भाई अभी जो आपने मिनी बजट आप हल बता दें क्या पॉलिसी डायरेक्शन मैं बता रहा हूं, 1200 अरब रुपए को मैं हल बताता हूं, स्टेट बैंक से कहें छाप के एक दिन में दे दें 1200 अरब रुपए, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। मैं बताता हूं, ये जो इन्होंने मिनी बजट लेके आए थे उस मिनी बजट में फाइलर्स और नॉन फाइलर्स को एक जगह पे जो खड़ा किया था इन्होंने, जिसको इन पे यू टर्न लेना पड़ गया नॉन फाइलर्स का, इनको टैक्स नेट बढ़ाने के लिए अभी से बात करनी चाहिए। इनको एग्रीकल्चर टैक्स लगाने के लिए, लैंड रिफॉर्म्स करने के लिए आज से बात करनी चाहिए, वरना ये भी 5 साल के बाद अब मैं गारंटी करता हूं आप फिर IMF पे जा रहे होंगे। जब तक वहां से आप ये लोन लेते हैं, उस लोन लेने के बाद उसकी डिसबर्समेंट और इन्वॉल्वमेंट, पिछली गवर्नमेंट ने क्या किया था, $250 अरब उन्होंने लाहौर में ही मेट्रो ट्रेन बना के लगा दिए, जो कि आप पूरे पाकिस्तान में इसके वाटर रिजर्वॉयर्स बना सकते थे। डैम की जो बात की थी इन्होंने, अभी 1 महीना हो गया खान साहब को डैम की बात किए हुए कि जी इंटरनेशनल डायस्पोरा जो है आपका वो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट ला देगा, नहीं दिया उसने। $3 लाख से ज्यादा नहीं भेजे पाकिस्तान, मानने की बात है, उनको कॉन्फिडेंस नहीं रहा। आपकी लोकल मार्केट जो है, जो आपकी स्टॉक मार्केट है, उसको कॉन्फिडेंस नहीं रहा। डॉलर पैरिटी में जो इंपोर्टर है जो कि फॉरवर्ड बाइंग करता है, उसने 2 महीने 3 महीने की बाइंग करनी है, उसको कॉन्फिडेंस नहीं रहा। इसी तरह इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पे आपने वो चीज, बात यह कि इस वक्त आप नहीं समझते कि जो जिन लोगों ने पीटीआई को वोट दिया वो चाहते थे कि बड़े बड़े मगरमच्छ गिरफ्तार हों करप्शन केसेस में। शहबाज शरीफ गिरफ्तार हुए, हो गए, पर केस चल रहा है, नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार हुए, इलेक्शन हो गया, नवाज शरीफ साहब बाहर आ गए, नैब जा भी नहीं रहा कोर्ट में, नैब अपील पे जाए, तो नैब अपनी प्रोसिक्यूशन फेलियर होगा, नैब ने नहीं, ठीक है वो एपेक्स कोर्ट ने लिखा, बड़े बड़े चोर गिरफ्तार हो रहे हैं। तो अब शहबाज शरीफ साहब अगर गिरफ्तार हो रहे हैं तो शहबाज शरीफ के पीछे कुछ अवाम को कुछ पैसा तो होगा ना जिसके लिए वो गिरफ्तार हो रहे हैं, वो पैसा कहां गया, वो पैसा क्यों नहीं आ रहा। इसी तरह जरदारी साहब अगर फर्ज करें कराची में सिंध है तो वो क्यों नहीं पैसा आ रहा। यहां तो 21 जो केसेस पीपल्स पार्टी के ऊपर खुले हुए थे वो तो इलेक्शन से पहले खत्म हो गए, उसके बाद वो इलेक्शन के बाद वो कहां आए, वो उसकी क्या
प्रोग्रेस हुई, तो इसमें रिकवरी मुझे बता दीजिए कि कितनी हुई, ना कि सिर्फ पब्लिक ऑप्टिक्स अभी के लिए। गिरफ्तार हुए उनको एक हफ्ता तो हुआ है शहबाज शरीफ को, तो एक उनकी हफ्ते कोई में ना कोई रिकवरी चीज, कैसे हो कोई ना कोई चीज जाएगी? तो 14 अरब रुपए का लॉस है, एक सेकंड में मुबैना तौर पे जो अच्छा सुने आज उन्होंने गठजोड़ की बात की। आज वो जो क्या बात कर रहे हैं कि वो नैब में ये कह रहे हैं कि जी मुझे नैब का अफसर ये कहता है कि आप जो है ख्वाजा आसिफ की बारे ऊपर डाल दीजिए तो आपको मैं छोड़ दूंगा, आप अप्रूवल सुल्तानी गवाह टाइप का, सुल्तानी गवाह, तो ये है नैब। क्या इसलिए तो नैब काम कर रही है? इनके मातहत तो नहीं है, मतलब बिल्कुल नैब इनके हर गवर्नमेंट के मातहत चलती है नैब। इससे पहले पीपल्स पार्टी के पास थी, उसके बाद और बुक्स या